आपका अगला सूत्र है 49। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। आपने श्वास प्रश्वास की गति को देखना है, मतलब उस पर नियंत्रण रखना है कि जो श्वास अंदर आती है और जो प्रश्वास जो बाहर जाती है, इसको एक समय सीमा पर आपको इसे करना है, एक डिसिप्लिनरी वे में, मतलब बैठ कर करके। पहले तो आप किसी आसन का अभ्यास करते हैं। जब आप आसन जय हो जाता है तो आसन जय के बाद में आप द्वंद्वों को सहन करने लग जाते हैं, द्वंद्वों के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाता है। फिर आप प्राणायाम के माध्यम से जो श्वास आप लेते हैं, जो श्वास और प्रश्वास जो नाक से निकलती है, अंदर बाहर जाती है, इनका सीधा संपर्क है आपके प्राणों से। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म जो प्राण है, उनसे संपर्क रहता है। अगर कहें तो ये उनको व्यक्त करने का के माध्यम है दोनों प्राण, ये जो श्वास है और प्रश्वास है। इन पर भी अगर आपका अब आपका नियंत्रण होना चाहिए, अगर आप ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं तो। अगर कहें सामान्य जीवन में भी अगर आप अनेक प्रकार के रोगों से दूर होना चाहते हैं, अनेक प्रकार के रोगों से जो अभी आए नहीं हैं, तो उसके लिए आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप बिना किसी धन खर्च किए हुए बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, क्योंकि इन पर मतलब प्राणायाम के माध्यम से श्वासों पर नियंत्रण हो जाने पर आपके भीतर के प्राण शरीर में बहने लग जाते हैं, मतलब उनके माध्यम से जो सुख बह रहा है, और जो नाड़ियां हैं अर्थात जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं वो अपना रास्ता खोल देती हैं, जिससे कि शरीर से अनेक प्रकार की जो टॉक्सिन्स हैं, मैल है, जिसे ग्रॉस इम्प्योरिटीज कहते हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि के माध्यम से, इससे व्यक्ति मुक्त होने लग जाता है। योग वशिष्ठ में एक है चित्त स्पंदन, वाइब्रेशंस ऑफ माइंड, और दूसरा है प्राण स्पंदन, वाइब्रेशंस ऑफ वाइटल फोर्सेस। अगर प्राण पर आपका नियंत्रण है तो मन पर नियंत्रण स्वतः होने लगेगा। अगर मन पर नियंत्रण आप कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, तो प्राणों पर आपका नियंत्रण स्वतः होने लगेगा। एक दूसरे के ये इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन ये नहीं कि आप एक ही को करेंगे। आप अगर जब ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, अगर आप प्राणायाम के माध्यम से प्राणों पर नियंत्रण और अन्य के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आप मन पर नियंत्रण कर रहे हैं, तो आप जल्दी से इस मार्ग में और बढ़ जाते हैं। क्योंकि जीवन का जो वास्तविक जो लक्ष्य है ना, मतलब जब आप कहते हो कि कोई व्यक्ति संसार का ऐसा नहीं है कि जिसके मन में कोई कमी न रहेगी होगी, पूरा संसार का अगर राज्य प्राप्त हो जाएगा तो फिर भी उसके मन के अंदर एक कहीं क्वेश्चन मार्क रहता है, प्रश्न सूचक चिन्ह, कि कुछ वो कमी क्या है। सब कुछ मिल गया है भौतिकता के अनुसार में, वो है कि मन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। तो इसके लिए आपको प्राणायाम का सहारा लेना है, और ये जो प्राणायाम दिया गया है इसे सुखपूर्वक प्राणायाम कहा गया है कि इसमें जो अगला सूत्र है इसका वो है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। जो प्राण की सूक्ष्मता है उसे पाने के लिए आपको एक तो श्वास लेना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है। जो इस सूत्र में दिया गया है उसका नाम है सुखपूर्वक प्राणायाम। इसमें आपको पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करना है, और ये आपके कम से कम अपने दैनिक जीवन में
10 राउंड तो आपको ये अभ्यास इसे करना है। 10 राउंड अगर आप करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लाभ इससे प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 से काम नहीं चलेगा, 1-2 से काम नहीं चलेगा। अगर 20 कर सकते हैं तो फिर 20 के आसपास में आप कर लें तो ये प्रतिदिन, तो आपको अत्यधिक लाभ होता है, अत्यधिक लाभ। इसमें पहला है पूरक। पूरक का तात्पर्य है आपको दाईं नाक को बाएं ये अंगूठे से बंद रखना है और दो जो छोटी उंगलियां हैं ये आपकी यहाँ पर रहेंगी और ये खुली रहेंगी थोड़ा सा। इससे आपको एक समय से आपको सांस को ऊपर लेना है, इससे कहते हैं पूरक। और एक निश्चित समय तक अगर आप इसको आप पूरक करते हैं तो फिर आपको ये तो नाक बंद ही बंद है, इसको भी आपने बंद रख देना है। इसे कहते हैं कुंभक। कुंभक का मतलब रिटेंशन, जैसे घड़ा होता है, जैसे आपने रोक लिया है। और फिर एक निश्चित समय के लिए आपने जब कुंभक किया तो फिर आपने अंगूठे को हटा देना है, दाएं नाक के अंगूठे से हटा देना है। और इससे फिर वो सांस को, जिसे पूरक कहते, जिसे रेचक कहते हैं, रेचक के माध्यम से सांस आपकी बाहर निकल रही है। मतलब आपका पहले पूरक हो गया बाएं नाक से, फिर कुंभक हो गया, फिर आपका रेचक हो गया आधा प्राणायाम, फिर आपका पूरक दाएं नाक से, फिर आपका कुंभक और फिर आपका रेचक। एक प्राणायाम हो गया। अब मैं इसको आप समय से दिखा रहा हूं। इसका जो अनुपात है आपका आरंभ में 1:2, 1:2:1 का अनुपात होना चाहिए। और जैसे जैसे आप आगे को इसमें दक्ष होते जाते हैं तो आपको 1:4:2 का अनुपात लेना है। जैसे कि अगर आपने 4 सेकंड का अगर आपने पूरक किया तो 8 सेकंड का आपको कुंभक करना है और फिर 4 सेकंड का आपको रेचक करना है। आधा हो गया। फिर 4 सेकंड का आपको पूरक, 8 सेकंड का कुंभक और 4 सेकंड का रेचक। इसके बाद में अगर आप और बढ़ते हैं आगे तो 1:4:2 का अनुपात। जैसे आपने 6 सेकंड का आपने पूरक किया तो 6 को 24 सेकंड का आपने कुंभक कर लिया और 12 सेकंड का आपने रेचक किया, तो एक आधा प्राणायाम हो गया। फिर उसके बाद में 6 सेकंड का आपने फिर ये पूरक किया उस नाक से जिससे आपने ये रेचक लिया था, वहीं से आपको पूरक करना है 6 सेकंड का। 24 सेकंड का आपको कुंभक करना है और 12 सेकंड के लिए आपको सांस को बाहर निकालना है, जिससे रेचक कहते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ एक प्राणायाम। मैं अभी इसको 1:4:2 ले रहा हूँ। 6, 24 और 12, 6, 24 और 12, फिर 6, फिर 24 और 12। ये एक प्राणायाम हो गया। छोटी उंगली इधर, अंगूठा इधर, इस तरह से और यूं। इसमें आपको जो समय है ये निश्चित होना ही चाहिए, तभी आपके प्राणों पर नियंत्रण हो पाएगा। और इनका अभ्यास आपको, जैसे प्रातःकाल है, निश्चित समय पर है, थोड़ा 10-5 मिनट आगे हो जाए, घंटा हो जाए, वो कोई बात नहीं। भोजन के आपने तुरंत नहीं करना है। चाय पी सकते हैं आप सुबह, अगर आपको आदत है तो। अगर आदत नहीं है तो अच्छी बात है, बिना चाय
या नाश्ता के अगर आप अपने साधना को आप कर लेना आधा घंटा भी, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप करते हैं, तो उसके बाद में अगर आप अपना नाश्ता पानी करते हैं तो वो और अच्छी बात है। और स्पेशली कि 10 तो आपको ये प्राणायाम करने हैं आरंभ में, 10 से आरंभ करना, पहले 5 से आरंभ कीजिए आप, 5 के बाद में 6 बढ़ाइए, 7 बढ़ाइए। 1 महीने के बाद में जब आपको अभ्यास हो जाता है तो आप 10 कम से कम लीजिए, और नहीं तो 20 तो आपको आप कर लीजिए। दूसरा कि अगर आपकी माना आप आसन में नहीं बैठ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है हाथ पैरों में आपको जो है थोड़ी अगर प्रॉब्लम है तो आप आरामदायक कुर्सी में बैठ करके, सोफे में बैठ करके भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। हताश नहीं होइए कि मैं तो बैठ नहीं सकता, अब क्या होगा, अब आयु बड़ी हो गई है, इसकी चिंता नहीं करना आप। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के आप सोफे में वैसे बैठ जाएं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका मन पर स्वतः ही नियंत्रण होने लग जाता है, और आपकी जो अनियंत्रित जो भावनाएं थी, जैसे क्रोध में, लोभ में, इधर जो है वो कम होने लग जाता है, और आपका मन एकाग्र होता है। तो एकाग्र मन ही ध्यान की अवस्था को आगे को बढ़ा पाता है। एकाग्र का मतलब धारणा, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, फिर उसके बाद में मेडिटेशन ऑफ माइंड, फिर उसके बाद में ध्यान में आप बढ़ेंगे, और ध्यान में बढ़ने के बाद में अवश्य ही आप समाधि की अवस्था में भी जाने लग जाएंगे। अब ये नहीं कहें कि शायद हमसे ये असंभव है, ये असंभावना को हटाइए।